नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, जैसा कि पिछले कुछ समय से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे भी कुछ वीडियोस बना रहा हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग पे आज हिंदी उपन्यास पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर इससे पहले की चर्चा प्रारंभ हो, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। मित्रों, उपन्यास यथार्थ जीवन और व्यवहार का तथा जिस काल में वह लिखा गया है उस काल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है, और उपन्यास को आधुनिक समाज का महाकाव्य भी कहा जाता है। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ आधुनिक युग में होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उपन्यास जो है वो आधुनिक युग की देन है। हिंदी में हिंदी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, और उन्हीं में से एक विधा उपन्यास भी है जिसका विकास आधुनिक युग में हुआ है। तो उपन्यास के उद्भव के संदर्भ में स्वयं मुंशी प्रेमचंद, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से अभिहित किए गए हैं, उनका यह मानना है कि यह कला हमने पाश्चात्य देशों से अपनाई है, और गद्य के विकास के साथ ही उपन्यास का विकास भी हो गया। जैसे जैसे आधुनिक युग में गद्य का विकास हुआ, पहले हम ये देखते थे कि गद्य कम लिखा जाता था, पद्य ही ज़्यादा लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे गद्य लेखन भी प्रारंभ हुआ, और फिर आगे चल करके उपन्यास वगैरह, कहानियाँ वगैरह भी लिखी जाने लगी। तो उपन्यास का जो के बारे में, उसकी विकास यात्रा के बारे में हम बातचीत करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी जब संस्कृत में बहुत सारी कथाएं और आख्यायिकाएं लिखी जा सकती हैं, तो उन्हीं में हम उपन्यास के प्राचीन रूप को परिलक्षित कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में कादम्बरी, हर्षचरित, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि जो संस्कृत के ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, आगे चल करके आधुनिक युग में इनके अनुवाद भी किए गए। तो इनमें हम उपन्यास के लक्षण देख सकते हैं। मध्यकाल में भी पौराणिक और लौकिक कथाओं के आधार पे कुछ मनोरंजक काव्य लिखे गए। तो इस प्रकार आधुनिक युग के प्रारंभ होने के पहले तक हमारे यहाँ ये कह सकते हैं कि एक तरह की उपन्यास कला विद्यमान थी किसी न किसी रूप में, यद्यपि वो आधुनिक ढंग के उपन्यासों जैसे नहीं कहे जा सकते। तो जैसे कि पहले ही कहा, मुंशी प्रेमचंद भी मानते हैं कि उपन्यास जो है वो आधुनिक युग की देन है, और आधुनिक युग में उपन्यास लिखे जाने लगे। और आधुनिक युग में जो उपन्यास लिखे गए वो केवल कथा मात्र नहीं है, और इनमें और पुरानी जो कथाएं हैं, आख्यायिकाएं हैं, उनमें काफ़ी अंतर है। आधुनिक युग में उपन्यास जो है वो एक विशेष प्रकार की तकनीकी को अपना करके लिखा गया, और जिसका जो मुख्य आधार है वो हम ये कह सकते हैं कि वो यथार्थवाद है, आधुनिकता है। तो आधुनिक युग में उपन्यास का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो पाश्चात्य प्रणाली पर ही हुआ है, भारतीय परंपरा में नहीं। तो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से बंगला में उपन्यास लेखन का प्रारंभ हुआ। बंगला में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, और 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गदाधर सिंह ने बंगला के 2 उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया, और भारतीय युग में बंगला उपन्यासों का हिंदी में काफ़ी अनुवाद किया गया। बहुत सारे, जैसे बंग विजेता, दुर्गेश नंदिनी, इसी तरह से स्वर्णलता, मरता क्या न करता, इनका अनुवाद राधा कृष्ण ने किया। इसी तरह से कार्तिक प्रसाद खत्री
ने भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद किए। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती और राधाचरण गोस्वामी ने भी कुछ अनुवाद का काम किया। तो उपन्यास के विकास क्रम को अध्ययन की सुविधा से हम कुछ कई अवस्थाओं में बांट सकते हैं। अब जैसे हम जो है हिंदी उपन्यास का जो लेखन है उसके प्रथम उत्थान की बात अगर हम करें, यानी कि 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक इसको बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भारतेंदु युग की भी संज्ञा दी है। तो हिंदी उपन्यास का श्री गणेश जो है वो भारतेंदु युग में ही माना जाना चाहिए। मित्रों, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वो परीक्षा गुरु था, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसके लेखक जो थे वो भारतेंदु मंडल के एक बड़े ही प्रभावशाली सदस्य थे, जिनका नाम था लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में बड़ी सीधी सादी कहानी थी कि एक व्यापारी का अपने स्वार्थी और खुशामदी मित्रों के चक्कर में पड़ के दिवालिया हो जाना और फिर बाद में कुछ अच्छे और सच्चे मित्रों की सहायता से उसको फिर से सुधर जाना उसका दिखाया गया है। तो ऐसी कथा को, जिसमें न कोई प्रेम प्रसंग है और न ही कोई विस्मयपूर्ण घटना चक्र है, तो लेखक ने ऐसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसमें भी एक तरह का आकर्षण उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रकार से परीक्षा गुरु से सामाजिक उपन्यासों का दौर प्रारंभ हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे सामाजिक और नैतिक उपन्यास सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं नूतन ब्रह्मचारी, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। इसी तरह से निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का, जो कि 1890 ईस्वी में लिखा गया। इसी तरह ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1899 में। धूर्त रसिकलाल, ये मेहता लज्जा राम ने 1899 में लिखा। तो इस तरह से ये सारे उपन्यास जो है वो उस काल में लिखे गए। इस समय संस्कृत कथा आख्यायिकाओं के ढंग पर भी कुछ उपन्यास लिखे गए। तो संस्कृत कथा आख्यायिकाओं के आधार पर जो उपन्यास लिखे गए, उनमें ठाकुर जगन मोहन सिंह का श्याम स्वप्न, पंडित अंबिका दत्त व्यास का आश्चर्य वृत्तांत आदि प्रमुख थे। और इन सभी उपन्यासों का बड़ा स्वागत हुआ हिंदी जगत में। मित्रों, उपन्यासों का प्रचलन देख करके और उसमें जिस तरह का उसका शिल्प था, जिस तरह का उसका कथ्य होता था, तो उससे बहुत सारे लेखक जो है उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। तो केवल जन रुचि को संतुष्ट करने के लिए काशी के एक व्यवसायी देवकी नंदन खत्री ने 1881 ईस्वी में हिंदी में एक नए ढंग के उपन्यासों की परंपरा चलाई, जिसे कि जिस परंपरा को आप कह सकते हैं कि जो तिलस्मी और अय्यारी ढंग के उपन्यास जो है उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिसमें चंद्रकांता के 4 भाग मिलते हैं हमें। चंद्रकांता संतति के 24 भाग हैं। इसी तरह से भूतनाथ आदि उपन्यासों की भी उन्होंने रचना की। और ये उपन्यास जो है बहुत ही लोकप्रिय हुए। इसमें एक मनोरम मायाजाल की सृष्टि की गई और सीधी सादी और सबकी समझ में आने वाली भाषा के कारण इन उपन्यासों का बड़ा स्वागत हुआ आम जनता में। और अनेक पाठक, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो कि हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो वैचित्रपूर्ण घटनाओं के प्रति जनता का
जो आकर्षण था उसको देखते हुए गोपाल राम गहमरी ने भी कुछ उपन्यास लिखे। गोपाल राम गहमरी जो थे उन्होंने कुछ सांसारिक एवं विश्वसनीय घटना चक्र की योजना अपने उपन्यासों में की और उन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की नींव डाली। सन 1900 ईस्वी में गहमर से उन्होंने जासूस नामक जो है मासिक का प्रकाशन प्रारंभ किया और उसे 30 वर्ष तक उन्होंने निर्बाध रूप से जारी रखा। उन्होंने कुछ उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी किया। प्रेमचंद युग के तो इस तरह से जो है एक और उपन्यासकार थे किशोरीलाल गोस्वामी, जो है उनका प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास जो है बहुत ही फेमस हुआ। इस समय तक जैसे अभी हमने चर्चा की आपसे कि प्रेमचंद युग के पहले कि ये सारे लेखक थे, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि जो है। और तो किशोरीलाल गोस्वामी ने बहुत सारे और भी उपन्यास लिखे, जैसे अभी प्रणयिनी परिणय तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे जिनमें अनुवाद भी सम्मिलित है। तो इन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी में समास बहुला भाषा में, काफ़ी मुहावरेदार लच्छेदार भाषा में लिखा और इन्होंने बड़ी सरल हिंदी का भी प्रयोग किया अपने लेखन में। मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इनके उपन्यास पढ़ने में बड़े रोचक और आकर्षक होते थे। तो इस समय तक बंगला भाषा से बहुत सारे उपन्यासों का जो अनुवाद अभी हमने इस प्रारंभ में चर्चा की जो है वो हिंदी में हो रहे थे। और अब इस समय तक बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र, हरण चंद्र, अक्षित, चंडी चरण सेन, चारुचंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि के जो बंगला उपन्यास थे उनका अनुवाद जो है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। तो ऊपर ये जो सारे उपन्यासों की हमने चर्चा की, तो ये प्रारंभिक उपन्यास हम कह सकते हैं। और प्रारंभिक उपन्यासों में बदलते हुए भारतीय उपन्यासों के विविध रूपों के प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। इन उपन्यासों में मनुष्य के भाव जगत को भी प्रदर्शित करने का उद्योग होता था। कथा विन्यास बड़ा आकर्षक होता था और कथा विन्यास के संबंध में हम देखते हैं कि लेखकों ने बहुत सारे प्रयोग किए। एक बात पे ध्यान देना होगा यहाँ कि इन उपन्यासों में उपदेशात्मक वृत्ति की प्रबलता थी और कलात्मक संयम का थोड़ा अभाव दिखाई पड़ता है इसी के उपन्यासों में। कथा का गठन जो है इसके कारण बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उपन्यास अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे उपन्यास थे। और इन उपन्यासों के जो पात्र होते थे वो बड़े ही मानवीय होते थे और हिंदी की वर्णन शैली इन उपन्यासों में हम कह सकते हैं कि कतिपय त्रुटियों के बावजूद काफ़ी निखरती गई धीरे धीरे। मित्रों, इसी बीच में प्रेमचंद युग का अभ्युदय हुआ। प्रेमचंद युग जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक था। तो प्रेमचंद युग के उपन्यास साहित्य में हमें इन 2 दशकों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का संपूर्ण आकलन दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद ने अपने औपन्यासिक दृष्टिकोण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है, यानी ऐसा यथार्थवाद जो कि अंत में एक आदर्श स्थापित करता है। हालांकि वह बाद में केवल यथार्थवादी ही रह गए गोदान तक आते आते। तो आदर्श एवं यथार्थ का संबंध प्रेमचंद के उपन्यासों में बहुत अच्छी तरह से निभाया गया है, दिखाया गया है। और यद्यपि प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान में केवल यथार्थ की ही विजय हमें दिखाई देती है। प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास समाज सुधार की भावना से जुड़ गया। वृद्ध विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यागमन, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, विधवाओं की स्थिति,
महिलाओं की स्थिति इत्यादि जो है वो दलितों की स्थिति, तो ये सब जो है वो हिंदी उपन्यासों की विषय वस्तु बन गए प्रेमचंद युग में। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, वरदान, कायाकल्प, गोदान आदि में इन्हीं विषयों को लेकर के श्रेष्ठ कथा वस्तु का निर्माण किया। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिक जीवन से इन्होंने अपने आप को जोड़ा और जो उस समय का जो समाज था उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने अपने उपन्यासों में बखूबी किया। इसी काल में और भी कई उपन्यास लेखक हुए, जैसे जैनेन्द्र, ऋषभ चरण जैन, चतुर्सेन शास्त्री आदि जो थे, इन्होंने नारी जीवन पर लिखा। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों तपोभूमि, परख, सुनीता इत्यादि में नारी से संबंधित समस्याओं को उठाया। इसी तरह से चतुर्सेन शास्त्री और ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र आदि ने नारी जीवन के विषय में उपन्यास लिखे। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार नारी जीवन के प्रति बड़ा प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं। तो इसके अलावा अछूत समस्या को भी अच्छी तरह से चित्रित किया गया, खास करके आप प्रेमचंद के कर्मभूमि में देख सकते हैं। इसी तरह से मध्यवित्तीय जीवन के ऊपर प्रेमचंद का गबन उपन्यास जो है वो प्रकाश डालता है। और साथ ही साथ इस काल के उपन्यासों में कौटुंबिक और सामाजिक समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया गया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यही वो पृष्ठभूमि है जिनके ऊपर इस काल में या प्रेमचंद के युग में समाज के यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो इस युग में यथार्थ जो है वो हमें कई रूपों में मिलते हैं। अब जैसे नागरी प्रचारणी सभा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यथार्थवाद के जो रूप हैं उनमें आदर्शोन्मुख यथार्थ ये प्रेमचंद में हम देख सकते हैं। इसी तरह से प्रकृतवादी या नग्न यथार्थ जो है ये हम बेचन शर्मा उग्र या चतुर्सेन शास्त्री में देख सकते हैं। इसी तरह से यथार्थोन्मुख आदर्श ये हम जैनेन्द्र में देख सकते हैं। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक यथार्थ जो है वो हम अज्ञेय में देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे चल करके हम देखते हैं साम्यवादी या समाजवादी यथार्थ है, जो कि यशपाल के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। और तटस्थ एवं वैज्ञानिक यथार्थवाद है, जो कि द्वारका प्रसाद के उपन्यासों में हम देख सकते हैं। तो प्रेमचंद युग की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भाषा की अलंकारिता और कल्पना की रंगीनी के स्थान पर सत्य की नई अपराजित आभा ने प्रवेश किया। प्रेमचंद युग में ही जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे, जिसे उनका उपन्यास जो है वो बिल्लेसुर बकरिया काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो वृंदावन लाल वर्मा जो है उनका उल्लेख किए बिना हमारा जो है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वृंदावन लाल वर्मा ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिनमें झांसी की रानी, बिराटा की पद्मिनी आदि जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए, गढ़कुंडार। और इन्होंने लगभग जो है 40 से 45 उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर लिखे और बहुत सारे पात्रों को इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को, ऐतिहासिक चरित्रों को वृंदावन लाल वर्मा ने अमर कर दिया। तो मित्रों, प्रेमचंद युग के पश्चात हिंदी उपन्यासों में एक नई धारा चली, जिससे कि जिसमें जो है बहुत सारे उपन्यासकार
सम्मिलित थे, जिनमें जैसे भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल अज्ञे, इलाचंद जोशी आदि आते हैं। तो ये एक नया उपक्रम था जो हिंदी उपन्यास को वैयक्तिक चरित्र सृष्टि एवं मनोवैज्ञानिक भूमि पर ले आया। इस काल के 3 प्रमुख उपन्यास जिनका उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा। पहला चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा था, इसी तरह से शेखर एक जीवनी जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा था, और सन्यासी जो कि इलाचंद जोशी ने लिखा था, और जहाज का पंछी भी हम कह सकते हैं इलाचंद जोशी का। तो चित्रलेखा की जो मौलिक समस्या थी वो नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना मात्र है। सत्य असत्य, जीवन और यथार्थ, व्यक्ति और समूह की आधारभूत समस्या, तो यही चित्रलेखा का प्रमुख विषय वस्तु है। शेखर एक जीवनी जो है वो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और इसमें मनुष्य के संस्कार, मोह, चेतन उपचेतन स्तरों के विभिन्न आक्रोश, आरोह अवरोह, नए संदर्भों में मानवीय संवेदनाओं का मूल्य, नैतिक मानदंड की नई मर्यादा, साथ ही साथ वर्तमान विकृतियां, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी भावनाएं आदि का संवेद प्रकटन हुआ। हम कह सकते हैं कि इनकी संवेद अभिव्यक्ति हुई है, हम कह सकते हैं। तो इलाचंद जोशी का सन्यासी जो है वो मनुष्य की मनश्चेतना की परतों में खोई उसकी वास्तविक असहायता एवं विवशता का वास्तविक चित्रण है। व्यक्तिवादी उपन्यास है, हम कह सकते हैं, यानी कि हमारे जो व्यक्तियों के अंतर मन में क्या चलता रहता है, वो किस तरह से हताश होता है, निराश होता है, कुंठित होता है, तरह तरह के झंझावात झेलता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती है। तो ये बातें अगर देखनी है तो जैनेन्द्र का, इलाचंद जोशी का, जैनेन्द्र का और अज्ञेय का उपन्यास जो है, जो उन्होंने उपन्यास लेखन किया है, उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। जैनेन्द्र ने भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे, लेकिन वो थोड़ा सा अज्ञेय और इलाचंद जोशी की अपेक्षा उतने स्पष्ट नहीं है जितने कि ये लोग थे। मित्रों, उपन्यास लेखन इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद और उसके बाद प्रेमचंद के उपरांत धीरे धीरे अब काफ़ी विकसित हो चुका था, और द्विवेदी युग में भी काफ़ी विकसित हुआ, प्रेमचंद युग में काफ़ी विकसित हुआ। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो है उपन्यास का जो साहित्य था या उपन्यास की जो कला थी जो है वो एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करता जा रहा था। तो बहुत सारे उपन्यास और लिखे गए, जिसे प्रेमचंद से मिलते जुलते उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के भी हैं, माँ, भिखारिन आदि उनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रसाद जी ने जो है उस समय कंकाल और तितली नामक 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। उन्होंने भी जो है सामाजिक विभीषिकाओं और मिथ्या धार्मिक आडंबरों, कुत्सित एवं जटिल परंपराओं, रूढ़ियों आदि की कटु आलोचना की है। तितली जो है वो ग्रामीण जीवन की झलक के साथ ही नारीत्व एवं सतीत्व की अनोखी व्यंजना प्रस्तुत करता है। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा की हमने जो है चर्चा की, उसके अलावा उनके और भी उपन्यास कुछ बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र इत्यादि प्रसिद्ध हुए। हाँ मित्रों, हमने ऐतिहासिक उपन्यासों की भी चर्चा की। ऐतिहासिक उपन्यासों में खास तौर पे वृंदावनलाल वर्मा, चतुर्थन शास्त्री आदि का नाम लिया जा सकता है। यशपाल का भी नाम हम ले सकते हैं। इसी तरह से तो बहुत सारे उपन्यास जो लिखे गए, जैसे गढ़कुंडार, बिरट्टा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधू आदि जो है ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास रहे।
अब प्रेमचंद युग के उपरांत हिंदी का बहुमुखी विकास हुआ, हिंदी उपन्यासों का। तो उस पर भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। अब आइए हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उपन्यास जो थे उनमें उसके लेखन में, उसके शिल्प में क्या बदलाव हुआ, किस तरह के उपन्यास लिखे गए, तो थोड़ी सी उसकी जो है चर्चा करना भी आवश्यक है। और तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हिंदी साहित्य में सैकड़ों उपन्यासों की रचना हुई और किंतु उन्हें कुछ जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि प्रेमचंद वगैरह के युग में जो उपन्यास लिखे गए उस कोट के उपन्यास बाद में लिखे गए, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता है, समाज बदलता रहता है और उसी के हिसाब से जो साहित्य का जो दायित्व होता है वो भी बदलता रहता है, साहित्यकार का दायित्व भी बदलता रहता है। तो नई नई बातों का चित्रण उपन्यासों में होता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी उपन्यास साहित्य निरंतर प्रगति करता गया। बहुत सारे उपन्यास इस काल में आए, कुछ का नाम मैंने आपके सामने रखा है। सबका नाम देना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि हजारों की संख्या में उपन्यास लिखे गए, लेकिन जो उपन्यास बहुचर्चित रहे उनमें नदी के द्वीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, मनुष्य के रूप, विवर्त, आखिरी दांव, गर्म राख जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी तरह से देवेंद्र का रथ के पहिए, फिर आप पलचनमा जो है ये नागार्जुन का बड़ा मशहूर उपन्यास था। इसी तरह से पथ की खोज ये डॉक्टर देवराज का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसी तरह लक्ष्मी नारायण लाल का बया का घोंसला और सांप है। और डॉक्टर प्रभाकर माचवे का परंतु उपन्यास भी बहुत मशहूर है। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी को कौन नहीं जानता। और तो ये सब उपन्यास जो है बहुत ही फेमस हुए। इनके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, जैसे डॉक्टर देवराज की बाहर भीतर, अजय की डायरी, वे मैं और आप। इसी तरह डॉक्टर प्रभाकर माचवे की द्वाभा सांचा, लक्ष्मी नारायण लाल का धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, धूमकेतु, इसी तरह धूमकेतु एक श्रुति। इसी तरह सच्चिदानंद धूमकेतु की माटी की महक, गिरधर गोपाल एक राइटर थे, गिरधर गोपाल के का जो है वो चांदनी का खंडहर। इसी तरह से यादव चंद्र जैन का पत्थर पानी। राजेंद्र यादव ने कुछ अच्छे उपन्यास लिखे जैसे सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात। मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नागार्जुन, न आने वाला कल इत्यादि उपन्यास लिखा। नागार्जुन के कुछ उपन्यास जो कि जैसे हमने बाबा पटेश्वर नाथ का जिक्र किया, दुख मोचन, उग्रतारा, रतिनाथ की चाची। अमृतलाल नागर ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे जिनमें महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, मानस का हंस, खंजन नयन इत्यादि जो है ये अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास थे। इसी तरह से श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का जिक्र हमने किया। और डॉक्टर राही मासूम रजा ने टोपी शुक्ला नामक बहुत ही चर्चित उपन्यास लिखा। शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के थे, उन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे जैसे अलग अलग बैतरणी, नीला चाँद, गली आगे मुड़ती है। मित्रों, मनमथनाथ गुप्त जो कि यशपाल और भगत सिंह के साथियों में थे, उन्होंने काजल की कोठरी, बहता पानी लिखा उपन्यास। इसी तरह से
और भी भैरव प्रसाद गुप्त जो है उन्होंने उपन्यास लिखे, गंगा मैया, सती मैया का चौरा इत्यादि। मनमथनाथ गुप्त के जो है और भी कई उपन्यास थे जो कि बहुत मशहूर हुए। तो गिरिराज किशोर जो है उन्होंने पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास लिखा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और जिसमें महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो अपना समय बिताया था और किस तरह से गांधी से महात्मा बनने के रास्ते पर वो चले, तो उसका एक अच्छा चित्रण हमें पहला गिरमिटिया में दिखाई देता है। महिला लेखकों में उषा प्रियमवदा की रुकोगी नहीं राधिका, मेहरुन्निसा परवेज की आँखों की दहलीज, इसी तरह कृष्णा सोबती की सूरजमुखी अंधेरे के, शिवानी की 14 फेरे, मन्नू भंडारी के आपका बंटी इत्यादि उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ढेर सारे आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए और इन उपन्यासों में रेणुका, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं की परती परिकथा भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नागार्जुन का बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे काफ़ी चर्चित रहे। रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, शैलेश मटियानी आदि भी काफ़ी उल्लेखनीय है। रांगे राघव ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे, जैसे चीवर उनका बड़ा अच्छा उपन्यास था जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित उपन्यास था। और तो मित्रों, इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो उपन्यास साहित्य है वो निरंतर वर्धमान है। बहुत सारे उपन्यास लिखे जा रहे हैं आज भी, और तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो है कविता और कहानी के साथ साथ जो है उपन्यास के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए, और इन आधुनिक प्रयोगों की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो है वो चरित्र चित्रण पे विशेष ध्यान दिया गया है, मनोवैज्ञानिकता पे ध्यान दिया गया है, और कथ्य और भाव के ऊपर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया गया है। आधुनिक समय में जो हमारा समाज है, जो बिगड़ते मूल्य हैं, जो समाज आस्था विहीन हो गया है, तरह तरह का तनाव जो समाज में व्याप्त है, तो इन सब को उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी गई है और दी जा रही है। तो आइए हम थोड़ा सा हिंदी उपन्यास के शिल्प विधान के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लें। मित्रों, हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक की जो विकास यात्रा है, इसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्पों की व्यवस्था दिखाई देती है। हिंदी उपन्यास साहित्य की प्रारंभिक धारा को शिल्पगत अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा कि प्रारंभिक दौर जो था वो हम कह सकते हैं देवकी नंदन खत्री की जो तिलस्मी और अय्यारी विचारधारा वाले उपन्यास थे। इसी तरह से किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राव गहमरी इत्यादि की जो है वो सामाजिक ऐतिहासिक धारा थी और जासूसी धारा थी। तो तिलस्मी एवं अय्यारी धारा ही प्रथम धारा का मेरुदंड है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि उपन्यासों में अनेक कथा सूत्र, तिलस्मी घटनाएं और अनेक जटिलताओं के बीच में जो उपन्यासकार है उसने कथा सूत्र का जो है वो ऐसा निर्वाह किया है कि जो कि बहुत ही आकर्षक है, अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही अद्वितीय है हम कह सकते हैं। मतलब कि इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी जो है कथा को एक सूत्र में पिरो दिया है खत्री जी ने। लेकिन चरित्र संगठन, स्वाभाविकता, पात्रों की संपूर्णता आदि के दृष्टिकोण से जो है ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जो है इनको पूर्ण नहीं माना जा सकता है। दूसरी धारा में किशोरीलाल गोस्वामी और
हैं किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा जो स्वाभाविकता एवं सामाजिकता को अपनाया है, तो हम ये देख सकते हैं कि स्वाभाविकता एवं सामाजिकता की ओर जाने की जो है वो की ओर उन्होंने सफलता पाई है पूरी तरह से। इसमें कथा सूत्र और पात्र विधान दोनों का समन्वय है, पर इसमें भी अतिरंजना, काल्पनिकता और रोमांचिक, हम ये कहते हैं कि रोमांस जो है उसका बाहुल्य है। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे, और जासूसी उपन्यासों की एक विशेषता होती है उसमें कार्य कारण संबंध और कथा जाल का विकास और एक उद्देश्य और फिर उसकी चरम परिणति। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब एक रहस्यमयी वातावरण के सृजित किया जाता है जासूसी उपन्यासों में, तो इसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली है। तीन उपन्यासों में पात्रों का स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाया है, ऐसा आलोचक मानते हैं कि उनका सूत्रधार जो है वो लेखक ही रहा, यानी लेखक ही जैसे उन्हें चलाता है वैसे ही जो है वो चलते हैं, स्वतंत्र रूप से वो विचरण नहीं करते हैं। किंतु एक दो बातें इस काल के कथा शिल्प की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो एक तो कथा शिल्प का चातुर्य और दूसरी जो है वो सीधी सादी भाषा। तो उपन्यास कला की ये प्रवृत्तियां 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से प्रारंभ होकर 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक के उपन्यासों को प्रभावित करती रहीं। मित्रों, हम बातचीत करें प्रेमचंद युग की, तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में यानी 1916 से 1936 ईस्वी तक उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के आगमन के साथ ही साथ उपन्यास का सारा शिल्प ही बदल गया। कथानक निर्माण अब पात्र के अधीन हो गया और उपन्यास चमत्कार और कौतूहल का विषय न हो करके साक्षात जीवन का सूत्रधार बन गया। उसमें जीवन की विराट समस्याएं चित्रित की गई। कथानक में घटने वाली समस्त घटनाएं एवं कार्य व्यापार लेखक के माध्यम से नहीं बल्कि पात्रों के माध्यम से सामने आने लगी। अब जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कंकाल, तितली आदि जो उपन्यास थे जो है, इनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो उपन्यास का जो शिल्प है वो पूर्व काल से पूरी तरह से बदल गया था। कथा शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद युग के जो उपन्यास हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रस्तावना पहली, दूसरी जो है वास्तविक तथा क्रियात्मक संघर्ष का आरंभ, तीसरा जो है वो संघर्ष का विकास, और चौथा जो है वो परिणाम एवं उद्देश्य। तो इस तरह से मतलब कहानी शुरू होती है एक प्रस्तावना से, फिर उसके बाद उसमें वास्तविक और क्रियात्मक संघर्ष का आरंभ होता है, उसके बाद संघर्ष का विकास होता है, तरह तरह के आरोह अवरोह हमें दिखाई देते हैं, और फिर अंत में परिणाम और उद्देश्य दिखाई देता है। तो प्रेमचंद एवं प्रसाद आदि के उपन्यासों में ये चारों बातें देखी जा सकती हैं। प्रसाद की तितली एवं प्रेमचंद के गोदान में एक अन्य विशेषता भी है, और वो विशेषता ये है कि इसमें कथानक के केवल उतने ही विस्तार सीमित हैं जितने से उपन्यास की मूल संवेदना और समस्या का विशेष मनोविज्ञान संबंधित है। तो इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं के कारण कथा सूत्र कलात्मक है, सुगठित है, नियंत्रित है और काफ़ी संपूर्ण है। तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अलावा प्रसाद, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र आदि प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे। इस युग में चरित्र विधान का विकास हुआ और उसमें मनोविज्ञान का समावेश हुआ। पात्र अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ इन उपन्यासों में हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद युग की रचना शैली की बात करें हम, तो रचना शैली में भी प्रेमचंद युग में अभूतपूर्व विकास हुआ। वर्णनात्मक सूत्रों के समावेश
से वर्णन, चित्रण, संकेत, कथोपकथनों का कलात्मक समन्वय हुआ। देश, काल, परिस्थिति और वातावरण चित्रण को स्थान मिला, क्योंकि चरित्र विकास और अध्ययन में इन तत्वों का बहुत बड़ा प्रभाव सिद्ध हुआ। और एक बात और थी कि जो संभाषण एवं वार्तालाप की शैली प्रारंभ हुई और अन्य पुरुष एवं प्रथम पुरुष अर्थात वह एवं मैं की शैली की साक्ष्यता प्रेमचंद की रंगभूमि, कौशिक की माँ और प्रसाद के कंकाल में दिखाई पड़ती है। पत्र और डायरी शैली का भी विकास हुआ। इन शैलियों में कथानक गढ़ने का जो अधिभार था वो पाठकों पर छोड़ दिया जाता है, किंतु चरित्र विश्लेषण और उनकी परोक्ष व्यक्तित्व व प्रतिष्ठा इस शैली की परम विशेषता है। अब हम थोड़ा प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो प्रेमचंदोत्तर युग में जहाँ से हिंदी की औपन्यासिक धारा का तृतीय उत्थान प्रारंभ होता है, यहाँ जो है वो मनोविज्ञान की चरम उन्नति हुई है। और तो इस काल में जो उपन्यास लिखे गए उसमें मनोविश्लेषण पद्धति को अपनाया गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यह सिद्ध किया गया कि मनुष्य का एक अंतर जगत भी है और यह अंतर जगत बाह्य जगत से कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल है। मनुष्य की इच्छाएं बाह्य अभिव्यक्ति न पा करके अंतर्मुखी हो जाती हैं और अवचेतन जगत में स्थिर एवं अक्षुण्ण रहकर अनेक कुंठाओं, अस्पष्ट अमूर्त चित्रों और व्यापारों को जन्म देती रहती हैं। तो वस्तुतः वही संपूर्ण मानव चरित्र का गूढ़ रहस्य है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो मनुष्य की दो दुनिया होती है, एक उसकी बाहरी दुनिया होती है, एक उसकी भीतरी दुनिया होती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक युग में भीतरी दुनिया की बातचीत की गई है। मनोविश्लेषण पद्धति पे बल दिया गया। मनोविश्लेषण ने हमें एक नई प्रकार की मानव मन को विश्लेषित करने की पद्धति प्रदान की, जिसके प्रकाश में जो है नए सिरे से सामाजिक प्रश्नों, स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों, नैतिक मूल्यों और व्यक्ति चरित्रों के अध्ययन में सुविधा मिली, सहायता मिली। और बहुत सारे उपन्यासकारों ने जो है मनोविश्लेषण पद्धति को अपना करके इन सारे प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया। विद्रोह, पाप और अपराध के विश्लेषण हुए, जिसके फलस्वरूप पापी अपराधी आदि के प्रति भी एक तरह से अपार करुणा का विस्तार हुआ, उनके प्रति भी सहानुभूति लोगों के मन में जगी। तो इस काल के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क आदि हैं। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सन्यासी, सुखदा, विवर्त, शेखर, व्यतीत आदि उपन्यासों में एक निश्चित कथानक है, किंतु प्रेमचंद युग जैसा नहीं, बल्कि ये निश्चित रूप से प्रबुद्ध, प्रगतिशील, जागरूक एवं संवेदनशील पाठक के मन में बनते हैं। तो इस काल के उपन्यास का मेरुदंड है चरित्र, यानी चरित्र चित्रण को काफी प्रमुखता दी गई है इस काल के उपन्यासों में। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और उपेंद्रनाथ अश्क की गिरती दीवारें और गर्भराख, ये जो है वो चरित्र चित्रण के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पे पात्रों का जो है यथार्थ और निष्पक्ष चित्र हमें दिखाई देता है। इसी तरह से यशपाल, अश्क और भगवती चरण वर्मा के क्रमशः दादा कामरेड, गर्भराख और 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते में यथार्थ एवं व्यंग का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो संक्षेप में इस काल की जो प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं हैं वो वर्णन कथन के विकास में चिंतन मनन, साथ ही साथ चरित्र चित्रण के स्थान पर चरित्र विश्लेषण, लेखक आलोचक के स्तर से हटकर दृष्टा बनने का आग्रह, कर्म चित्रण
एवं वर्णन के विकास क्रम में कर्म, प्रेरणाओं और चित्तवृत्तियों का अध्ययन और लेखक का कथावाहक के स्थान पर भाववाहक बनना, तो ये सारी विशेषताएं जो है वो हमें दिखाई देती हैं। स्वातंत्रोत्तर युग में आज अनेक समस्याओं से जो है वो देश ग्रस्त है और बहुत सारे नए नए लेखक उत्पन्न हो रहे हैं और नई नई चीज़ें जो हैं, नई नई समस्याएं, नई नई बातें जो हैं वो उपन्यास साहित्य में सम्मिलित की जाती हैं। उपन्यास साहित्य जो है वो निरंतर वर्धमान है और निरंतर वर्धमान होता रहे। तो ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य जो है वो उसमें उपन्यास विधा जो है अब काफ़ी विकसित हो चुकी है और साथ ही साथ काफ़ी यथार्थवादी चित्रण जो है वो हमें अब उपन्यासों में दिखाई देता है समय के साथ साथ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।